देश में पिछड़े वर्ग की जनसंख्या कितना है, तो सरकार के पास इसके कोई आंकड़े नहीं। अगर अलग अलग जातियों के लोग भी अपनी संख्या मांगे कि देश में यादव कितने रहते हैं, पटेल कितने रहते हैं, कुशवाहा कितने रहते हैं, साहू कितने रहते हैं, निषाद कितने रहते हैं, प्रजापति कितने रहते हैं, अगर इसके भी आंकड़े मांगे जाए तो इसके भी आंकड़े सरकार के पास में नहीं। जब सरकार के पास आंकड़े ही नहीं है हमारे, तो सरकार हमारा विकास कैसे करे? आप लोगों को याद होगा मोदी जी ने 2014 में नारा लगाया था, सबका साथ और सबका विकास। तो उसमें सबसे ज्यादा खुश हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हुए थे, क्योंकि पिछड़े वर्ग के लोगों को लगा था कि आज तक हमारा विकास नहीं हुआ। अब कोई एक ऐसा आदमी आया है जो आदमी ये कह रहा है कि हम सबका साथ लेंगे और सबका विकास करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। तो सबसे ज्यादा हमारे पिछड़े वर्ग के लोग खुश हुए थे, और खुश होने का कारण भी था। खुश होने का कारण ये था कि 2014 से पहले तक पिछड़े वर्ग का कोई भी आदमी देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना था। चौधरी चरण सिंह एक बार कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, देवेगौड़ा जी कुछ दिन के लिए प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन इसके अलावा पिछड़े वर्ग का कोई भी आदमी देश में 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना। जबकि पिछड़े वर्ग की आबादी देश में अगर आज की तारीख में गिनती हो जाए तो 52 से 60% है। लोकतंत्र में वोट का महत्व है, वोट की वैल्यू है, संख्या का महत्व है। हमारी संख्या 60% है, मगर हमारा कोई प्रधानमंत्री नहीं बना। इसलिए कभी कभी हम कहते हैं कि हमने किताबों में पढ़ा है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं। ये हमने किताबों में पढ़ा है, जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्होंने पढ़ा होगा कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, मगर 8वें अजूबे हम खुद हैं, जिसके बारे में हम खुद ही नहीं जानते। 8वां अजूबा इस देश का पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी। वो क्यों 8वां अजूबा है? अरे इस देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में वोट के आधार पर सरकार चुनी जाती है, और वोट हमारा ज्यादा है। मगर वोट हमारा ज्यादा होने के बावजूद भी हम अपना हक अधिकार इस देश में नहीं ले पा रहे हैं। हम अपने हक अधिकार से इस देश में वंचित हैं, और हक अधिकार लेने की बात तो छोड़ो, हमारी तो जनगणना तक नहीं होती। हक अधिकार लेना तो बहुत बड़ी बात है, गिनती तक नहीं होती हमारी इस देश में, मगर हम इसके लिए कोई प्रयास करते हुए, कोई लड़ाई लड़ते हुए दिख नहीं रहे हैं। ये हमारी समस्या है। तो 2014 में खुश होने का कारण क्या था जब मोदी जी ने नारा लगाया सबका साथ सबका विकास? तो कारण ये था, मोदी जी ने यह भी कहा कि हम भी पिछड़े वर्ग से हैं। मोदी जी ने यह भी कहा कि हम भी पिछड़े वर्ग के हैं। तो हमारे लोगों ने सोचा, चलो अभी तक जब कोई पिछड़े वर्ग का आदमी देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, तो ये पहली बार कोई पिछड़े वर्ग का आदमी दमदारी से प्रधानमंत्री पद के लिए दावा ठोक रहा है, और ये सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है, और सबके विकास करने की बात कर रहा है। तो अगर सबका विकास होगा तो हम पिछड़े वर्ग के लोगों का भी विकास देश में हो जाएगा। ये सोच करके पिछड़े वर्ग के लोगों ने नरेंद्र मोदी को साथ और सहयोग किया। हमारे साथ सहयोग और समर्थन के बगैर, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ सहयोग और समर्थन के बगैर ना तो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, ना तो आजादी के 74 साल में कोई प्रधानमंत्री बना, ना आगे भी हमारे साथ सहयोग और समर्थन के बगैर कोई देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। क्योंकि जब 60% हम खुद ही हैं, जब हम खुद ही पिछड़े वर्ग के लोग 60% हैं, तो बहुमत चाहिए ना प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो हमारे सहयोग और समर्थन के बगैर कोई कैसे बन सकता है? तो हमारे सहयोग और समर्थन के बगैर कोई नहीं बन सकता। लेकिन जब ये नारा लग रहा था सबका साथ और सबका विकास, तब हम पिछड़े वर्ग के लोगों ने शायद सोच नहीं पाए हम लोग कि आखिर ये सबका साथ तो कैसे लिया जा सकता है और सबका विकास कैसे किया जा सकता, क्यों नहीं
किया जा सकता। सब में तो चोर भी आता है, डकैत भी आता है, बलात्कारी भी आता है, लुटेरा भी आता है, सब में तो सब आते हैं। और अगर चोर और डकैत का भी साथ लिया जाएगा और जिसके घर में चोरी हुई, डकैती हुई, उसका भी साथ लिया जाएगा, बलात्कारी का भी साथ लिया जाएगा, जिसके साथ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, उसका भी साथ लिया जाएगा, तो विकास किसका होगा? विकास तो चोर डकैत बलात्कारी का हो जाएगा, जिसके घर में चोरी डकैती पड़ी उसका नहीं हो पाए। जैसे मोदी जी ने अडानी का साथ लिया, अंबानी का साथ लिया, और आम किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटे मोटे जो थे उनका भी साथ लिया। अडानी अंबानी का भी साथ लिया, छोटे छोटे व्यापारियों का भी साथ लिया, किसानों का भी साथ लिया, मजदूरों का भी साथ लिया। अब फायदा किसको हो रहा? 5 साल का कार्यकाल गुजर गया, दूसरा भी गुजर जाएगा। नतीजा ये हो गया कि व्यापारी परेशान है, जो जितने छोटे छोटे व्यापारी हैं वो सब परेशान। नतीजा ये हो गया कि किसान परेशान है। हालत ये हो गई है किसानों की जमीन बचना मुश्किल हो गया, जो 3 कानून आ गए हैं उससे। तो फायदा किसको हो रहा है? छोटे मोटे व्यापार खत्म हो जाएंगे, फायदा अडानी अंबानी को होगा। खेती किसानी खत्म होगी तो उस पर कौन कब्जा करेगा? अडानी अंबानी कब्जा करेगा। और जो मजदूर थे, जो दिल्ली में, बंबई में और दुनिया भर की जगह जा करके मजदूरी कर रहे थे, उनको तो दिल्ली और बंबई से पैदल चलकर आना पड़ा। इतनी बड़ी त्रासदी तो जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था तब भी इतनी बड़ी त्रासदी देखने को नहीं मिली थी, जितनी बड़ी त्रासदी कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से देखने को मिली। और एकाएक लॉकडाउन करके जिस प्रकार से लाठी डंडे बरसाए गए मजदूरों के ऊपर, जैसे लग रहा था कि कोई पाकिस्तान से आतंकवादी घुस गए हैं भारत के अंदर। जो सड़क पर लोग चलने वाले थे, सांस लेना मुश्किल हो गया है हमारे लोगों का। पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा होकर बगैर मास्क के ड्यूटी करेगा, लेकिन हमारा आदमी बगैर मास्क के चौराहे पर चला जाएगा तो उसका 500 रुपए, 1000 रुपए चालान काट दिया जाए। ये जो स्थिति, इमरजेंसी जैसी स्थिति देश में पैदा हो गई है, ऐसा सोच करके तो हमारे लोगों ने नरेंद्र मोदी जी का समर्थन नहीं किया। हमारे लोगों ने तो सोचा था कोई भी आदमी 5 साल के लिए बैकवर्डों का प्रधानमंत्री नहीं बना तो कम से कम ये बैकवर्ड के नाम पर देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो इनको साथ सहयोग और समर्थन किया जाए। और एक बिरादरी के लोगों ने नहीं, सभी बिरादरी के लोगों ने समर्थन किया। इसकी वजह से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने। लेकिन नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, आज मजदूरों की हालत खस्ता हाल है। आज जब आदमी घर से निकलने की सोचता है, पहले आदमी मोटरसाइकिल पे बैठता था और इधर उधर घूम के ऐसे भी टहल के चला आता था, खाली बैठा है चलो 2-4 रिश्तेदारियों में ही घूम के आ जाते हैं मोटरसाइकिल से। लेकिन आज आदमी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने के पहले सोचता है कि यार पेट्रोल डालना है, पैसे जेब में नहीं है। ये स्थिति पैदा हो गई। और नारा क्या था? सबका साथ और सबका विकास। ये नारा तो कहीं भी दिख नहीं रहा। तराह तराह मची है चारों तरफ। और जहां तक पिछड़े वर्ग के संदर्भ में मुद्दा है तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारा सीना 56 इंच का है। हमने भी मान लिया उनका सीना 56 इंच का है। तो हमने कहा मोदी जी आपका सीना 56 इंच का है और आप पिछड़े वर्ग के भी हैं, आप पिछड़े वर्ग के भी हैं, आपका सीना भी 56 इंच का है। अभी गिनती होने जा रही, जनगणना होने जा रही। जनगणना में शेड्यूल कास्ट की अलग से गिनती होती है, शेड्यूल ट्राइब की अलग से गिनती होती है। शेड्यूल कास्ट के लिए कॉलम है, शेड्यूल ट्राइब के लिए कॉलम है। आपका सीना 56 इंच का है और आप पिछड़े भी हो तो आपको केवल एक काम करना है, एक कॉलम बढ़ा देना है, हम भी मान लेंगे आपका सीना 56 इंच का है। क्या करना है? केवल ओबीसी के लिए एक कॉलम बढ़ाना है। एससी की गिनती होती है, एसटी की गिनती होती है, मगर ओबीसी की गिनती नहीं होती। तो केवल ओबीसी के लिए एक कॉलम बढ़ाना है, एक नया ज्यादा पैसे का खर्चा नहीं। जितने पैसे में कागज वैसे छपेगा, उतने ही पैसे में ओबीसी का कॉलम बढ़ करके भी कागज छपेगा।
जितने लोग गिनती करने वाले लगेंगे कर्मचारी, उतने ही ओबीसी की गिनती होगी तो भी लगेंगे, ज्यादा लगाने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब एक नया पैसे का भी कोई खर्चा नहीं है। तो मगर मद्रास हाई कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि ओबीसी की गिनती होनी चाहिए, जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मगर मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। वोट लेना होता है तो कहते हम पिछड़े, और अधिकार देना होता है तो कहते नहीं कर सकते। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी की परीक्षा पास किए थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है जिसकी परीक्षा पास करके आईएएस बनते, उसकी परीक्षा पास किए थे, आईएएस की परीक्षा पास किए थे, आधे भारत के कलेक्टर हो सकते थे। उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो स्कॉलरशिप आती थी, वजीफा आता था, उसको बंद कर दिया। अच्छा, विकास कैसे होगा? जब सरकार बजट अलॉट करेगी पिछड़े वर्ग के लिए तभी तो विकास होगा। एक नया पैसे का बजट अलॉट नहीं किया पिछड़े वर्ग के लिए तो पिछड़े वर्ग का विकास कैसे होगा? पैसा होगा तब ना विकास होगा, बगैर पैसे का विकास कैसे होगा? एक नया पैसे का बजट अलॉट नहीं किया। और अभी नीट की परीक्षा दोबारा होने जा रही है, नोटिफिकेशन आ गया। नीट तो हमारे गांव देहात के लोग समझते भी नहीं क्या है। ये डॉक्टर बनने वाली परीक्षा है, जो इस परीक्षा को पास करता है वो डॉक्टर बनता है। एमबीबीएस डॉक्टर बनता है, बीडीएस डॉक्टर बनता है। जो इस परीक्षा को पास करता है वो डॉक्टर बनता है। और इसमें ओबीसी का कोटा ही गायब कर दिया। जनरल को 10% रिजर्वेशन दिया, मगर ओबीसी का कोटा गायब कर दिया। और वोट लेने के लिए कहते हैं हम पिछड़े वर्ग के, और अधिकार देने के लिए पिछड़े वर्ग के नहीं। तो इस साजिश को तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। वैसे भी नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में नहीं थी। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने, उसके बाद उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी की लिस्ट में डाला। पहले नरेंद्र मोदी की जाति ओबीसी में नहीं थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने कहा हम पिछड़े हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी जाति को ओबीसी में डाल लिया, तो हम लोगों ने भी मान लिया नरेंद्र मोदी पिछड़े। पिछड़ों ने तो कोई गलती नहीं किया। उन्होंने कहा हम पिछड़े हैं, चाय बेचने वाले हैं, नीच जाति के हैं, इसलिए हमारा अपमान होता है। तो हमारे लोगों ने मान लिया कि नरेंद्र मोदी जी अपने आदमी। पिछड़े हैं, चाय बेचने वाले मतलब गरीब हैं। हम लोग भी गरीब हैं, नरेंद्र मोदी भी गरीब है। और सही बात है, जो नीच जाति के बनाए गए हैं उनका अपमान होता है, तो मोदी जी का भी लोग अपमान करते होंगे। तो हमारे लोगों ने तो मान लिया और ईमानदारी से मोदी जी को विश्वास किया, और विश्वास करके मोदी जी को समर्थन दिया। मगर मोदी जी ने हम लोगों के साथ में विश्वासघात करने का काम किया और पिछड़े वर्ग के लोगों को अधिकार वंचित करने का काम किया। तो इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है। आप किसी मूर्ख से मूर्ख आदमी को कुल्हाड़ी थमा दो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी दो और उसको कहो अपने पैर पर मार लो। मूर्ख से मूर्ख आदमी कुल्हाड़ी अपने पैर पर मारेगा, बोलेगा हम मूर्ख जरूर हैं मगर इतने मूर्ख नहीं है कुल्हाड़ी अपने ही पैर पर मारना। क्योंकि उसको भी पता है पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे तो अपना ही पैर कटेगा। अगर मूर्ख से मूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता, तो मोदी जी पिछड़े होकर पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, ये सोचने का विषय है। क्योंकि मोदी जी को मूर्ख तो कहा नहीं जा सकता, मोदी जी को मूर्ख तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो पिछड़े होकर पिछड़ों के पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, ये सोचने और समझने का विषय है। तो क्यों मार रहे हैं? आप लोगों ने कभी कभी गांव में देखा होगा, बड़ी जातियों के लोग पंडित जी या बाबू साहब कभी कभी प्रधान रहते हैं जनरल सीट पर, और अचानक से सीट शेड्यूल कास्ट की हो जाती है, रिजर्वेशन हो जाता है शेड्यूल कास्ट की सीट का। और जब शेड्यूल कास्ट की सीट का रिजर्वेशन हो जाता है
तो उनके घर जो हल चलाने वाला आदमी होता है, जो उनके जानवर को पानी पिलाने वाला आदमी होता है, जानवर को जो चारा डालने वाले आदमी होता है, उसका कागज इकट्ठा करते हैं पंडित जी, और उसका कागज इकट्ठा करके उसका नामिनेशन प्रधान पद के लिए करवा देते हैं और उसको पैसे और पावर का उपयोग करके जिता भी लेते हैं। तो प्रधान कौन होता है? जो उनके घर उनकी भैंस को चारा डालने वाला आदमी है, वो प्रधान होता है। मगर एक्चुअल प्रधान कौन होता है? एक्चुअल प्रधान चारा डालने वाला आदमी नहीं होता, उसको कोई पावर नहीं होती है, उसकी मोहर भी पंडित जी के पास में होती है, प्रधान की मोहर भी प्रधान के पास में नहीं होती। उसको केवल कहा जाता कि यहां अंगूठा लगाना है तो वहां अंगूठा लगा देता है, उसका इतना ही काम होता है।